राम राम जी। HR जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाई ने बालकिशन भाई की हाथ जोड़कर राम राम। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब ठीक ठाक हो गए। देखो कई दिन हो गए वीडियो हरियाणा जीके की वीडियो नहीं डाल पा रहा, लेकिन साथियों मैंने आप लोगों से वादा किया था कंप्लीट HSSC में जो इंग्लिश पूछी जावे है अमित वशिष्ठ सर द्वारा 15 घंटे में लगभग वह करवा दी गई पूरी। HSSC की हिसाब से पूरी है कति एक बिल्कुल दमदार चीज डाली है भाई। इसके अलावा हिंदी का वादा कराया था संजू मैडम द्वारा, हिंदी की वीडियो भी आप लोगों को रोज 2-2 घंटे या 3-3 घंटे तक की वीडियो भी हमने डाल ली है। और आज आपने खुशी होगी, बार बार कमेंट कराया कर दे संदीप सर तक है जो मैथ की क्लास डाल देंगे, संदीप सर तक है जो मैथ की क्लास डाल देंगे। सर को भी हमने आमंत्रित कराया है, मैं आमंत्रित करता हूँ संदीप यादव सर। नमस्कार सर जी, कैसे हो? देखो जी बहुत घंटे कमेंट आ रही बड़का के मैथ की वीडियो आपने ना था वाला चैनल पर डाल ली है। आज आड़े बालका था पे बताओ क्या करोगे? अब डेली एक वीडियो मैथ की सर के चैनल पे आएगी, तो मैथ की शुरुआत करते हैं आज से। और आज ये पहली वीडियो है, ऐसे ही लगातार आपको हर रोज एक वीडियो मिलती रहेगी, वो जैसी भी होगी 1-1.5 घंटे की या 40 मिनट की, मतलब एक टॉपिक हर रोज मिलेगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का चैनल है संदीप यादव मैथ सर ने बेरा है, लेकिन भाई अब बिजी था थोड़ा हाँ, लेकिन अब आप तो वादा करे हैं तो वादा निभाना पड़ेगा जी। ठीक है सर। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ की भी भाई रोज क्लास मिलेगी और रीजनिंग की भी, तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी हरियाणा जी के HR जी के बाद भी कि आपका भाई आपके बीच बहुत जल्द करंट अफेयर के साथ मिलेगा। आज के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मैथ की क्लास संदीप सर की आपने मिल जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप यादव आपको इस बैच में मैथ कराऊंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, कि मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है। और शुरुआत होती है संख्याओं से, जब इंसान ने गिनना सीखा। अगर आप पुराने टाइम की बात करें तो शुरुआत में इंसान ने क्या सीखा होगा? शुरुआत में इंसान ने सीखा होगा गिनना, किसी भी चीज़ की गिनती यानी कि काउंट करना सीखा होगा उसने, है ना। तो हम आज शुरुआत करेंगे बिल्कुल काउंटिंग से, गिनती से, कि गिनती बनी कैसे, संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं, शुरुआत से पढ़ेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम, ठीक है ना। आज का टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। बहुत बार देखा होगा आपने, ठीक है। और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक बातें होती हैं। और मैथ में जितनी चीज़ें भी काम आती हैं ना हमारे, बहुत सी जो आगे जाके में समझ में नहीं आती वो यहीं से आते हैं निकल कर। तो मैं कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। और बिल्कुल इतना बेसिक से है कि कुछ को ये तो लगेगा कि बहुत छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है कि मैं बिल्कुल ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो जिनको मैथ में प्रॉब्लम है और जिनकी मैथ सिरदर्द बना हुआ है, वो आज आराम से इस क्लास को देखें और सीखें कि बेसिक से बातें कैसे निकल के आती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की। तो हम मॉडर्न जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा यूज़ करते हैं भाई? हम आजकल यूज़ करते हैं दशमलव सिस्टम। कौन सा यूज़ करते हैं? डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने 2 लिखा, इसमें दशमलव तो नहीं है भाई, लगा सकते हैं 0, 2.0, क्योंकि हमें पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं हो सकता, लगा तो सकते हैं ना। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? डेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दशमलव प्रणाली यूज़ करते हैं। इसके सिवा और भी हैं, हाँ और भी हैं। एक बाइनरी सिस्टम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या। आपको पता है कि बाइनरी जो सिस्टम होता है वो किस में यूज़ होता है? कंप्यूटर में यूज़ होता है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर में सारी वैल्यू 0 और 1 के रूप में, 2 ही चीज़ों के रूप में, 0 और 1 के रूप में लिखी जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। और भी होते हैं, हेक्सा सिस्टम भी होता है, ओक्टा सिस्टम भी होता है, लेकिन वो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं और ना हमारे काम आते हैं। आजकल जो मैथ चलता है वो चलता है दशमलव सिस्टम पे। और हम जो पढ़ेंगे, जितना भी मैथ पढ़ेंगे ना, सारा किस पे होता है?
दशमलव सिस्टम पे होता है। दूसरा ये क्यों लिखा, क्योंकि HSSC इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन दे चुकी है। बाइनरी सिस्टम आजकल भी मॉडर्न में भी जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो भी किस पे चलते हैं भाई, सारे बाइनरी सिस्टम पे चलते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन 1-2 बार दिया है, तो हम 2 पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे दशमलव सिस्टम यानी कि मैथ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सिस्टम को जानने के लिए, जैसे मैंने कहा कि बाइनरी सिस्टम 0 और 1 से चलता है, तो ये इसके अंक हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो 0 और 1 बाइनरी सिस्टम के अंक यानी कि डिजिट हैं। लेकिन दशमलव सिस्टम में अंक कितने होते हैं, तो लिखो, हम जो मैथ आजकल मॉडर्न मैथ पढ़ते हैं उसमें दशमलव सिस्टम में कितने अंक होते हैं भाई, 10 अंक होते हैं। और वो कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। समझ रहे हो ना। अब आप अपना फोन उठा के देखोगे तो भी कीपैड में यही मिलेंगे। कितना भी बड़ा नंबर डायल करना हो आप इनसे कर दोगे, ठीक है ना। किसी भी संख्या को लिखने के लिए आपको सिर्फ 10 अंकों की जरूरत होती है मॉडर्न मैथ में। आजकल जो हमारा दशमलव सिस्टम है उसमें अंक को वो इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। तो हमारे पास मैथ में कितनी डिजिट होती हैं, 10 डिजिट होती हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक। अब कोई भी संख्या लिखनी है तो इन्हीं से लिख देते हैं। मैंने लिखा 84753 यानी कि 8753। अगर मैंने ये संख्या लिख दी तो हमने कैसे लिखी है, इन्हीं से लिखी। मैंने 8 का प्रयोग किया, 7 का प्रयोग किया, 5 का प्रयोग किया और 3 का प्रयोग किया, इनसे ही कर दिया, है ना। ऐसे ही इन अंकों के मान होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैल्यू बोलते हैं। हर एक अंक की वैल्यू होती है और वो अलग अलग होती है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं जातीय मान, इसी का दूसरा नाम है अंकीय मान, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। अब इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं तो कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। समझो बात को, किसी भी अंक का अगर जातीय मान पूछ ले, अंकीय मान पूछ ले, किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछ ले, तो याद रखना वो उस अंक, वो खुद अंक होता है। वो कौन होता है, वो अंक खुद होता है। जैसे मैंने कहा 3 का जातीय मान, आप कहोगे 3। मैंने कहा 5 का अंकीय मान 5। मैंने कहा 8 डिजिट की फेस वैल्यू, आप कहोगे 8। यानी कि वो अंक खुद, किसी का भी जातीय मान बोल दे, अंकीय मान बोल दे, या फिर इंग्लिश में बोलेगा तो फेस वैल्यू बोल देगा। तो जिस भी अंक का पूछे उसी अंक को बता दो, वो अंक खुद उसकी वैल्यू होता है। दूसरा, स्थानीय मान। स्थानीय मान इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब ये प्लेस वैल्यू, प्लेस नाम आया है यानी कि स्थान नाम आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संख्या जब लिखते हैं हम, कोई भी नंबर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, तो किसी ना किसी स्थान का यूज होता है। और वो स्थान कौन से होते हैं, वो स्थान हम भली भांति जानते हैं कि कौन से होते हैं। अलग अलग अंकों को, अलग अलग अंकों को, इनको अलग अलग स्थान पे रख के एक संख्या बनाई जाती है। आपको पता है कि पहला स्थान राइट साइड से यानी कि दाएं हाथ से पहला स्थान इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, आगे आपको पता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे चलता रहेगा। लेकिन याद करने के लिए, हमें पता होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इंग्लिश में इसको 1 वैल्यू बोलते हैं, इसको टेंस वैल्यू बोलते हैं, इसको 100 वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। समझ रहे हो आप ये बात। अभी इकाई का मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश में अगर देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि 1 लिखा है, तो इकाई का मतलब होता है 1। लेकिन दहाई में हम कई बार 2 सोच जाते हैं, लेकिन ध्यान दो इंग्लिश में इसका नाम होता है टेंस यानी कि 10। तो यहाँ पे दहाई का मतलब होता है 10, ठीक है ना। दहाई का मतलब क्या होता है, 10 होता है। ऐसे ही सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 1000 का मतलब 1000 होता है, 10,000 का मतलब 10,000, लाख का लाख होगा, 10 लाख का मतलब 10 लाख होगा। तो ये इसके स्थान है। अब स्थानीय मान
हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया स्थानीय मान, और आपको भी स्थानीय मान जब छोटे थे तब निकाला होगा तो आपको लगा होगा वाह क्या बात है, हमें मैथ आ गया। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो क्या लिखा 753 मैंने एक संख्या लिख दी। मैंने कहा 5 का स्थानीय मान, हमें सिखाया गया कि 5 लिखो और इसके आगे जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दो। अब इसके आगे एक अंक बचा है तो एक जीरो, 50 हो गया। 7 का बताना है तो 7 लिखो, इसके आगे 2 अंक हैं, 2 जीरो, ये हो गया स्थानीय मान। लेकिन असल में बात क्या होती है कि 7 जो है वो कौन से स्थान पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 100 के स्थान पे है, इसलिए 7 की गुणा किससे हुई है भाई, 100 से हुई है, इसलिए क्या बना हमारे पास 700 बना। ठीक है ना। अभी 5 किसके स्थान पे है, इकाई, दाई, और दाई का मतलब 10, यानी कि 5 की गुणा किससे कराएंगे, 10 से, तो क्या बना 50, इसलिए इसका स्थानीय मान कितना है, 50 है। आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों, जरूरी क्यों है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। अभी मैंने आपके सामने जो संख्या लिखी थी 753, उस पर थोड़ा सा गौर और करना। 753, 3 का स्थानीय मान 3, 5 का स्थानीय मान 5 दाई पे है तो 10 से गुणा, 3 इकाई पे था तो 1 से गुणा। कुछ ऐसे लिख के देखो एक बार, जो बात मैं बताऊंगा वो सुन के आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। देखो 7 सैकड़ा पे लिखा तो 100 से, तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 50, ये हो गया 700। ये सारे इनके स्थानीय मान हैं। ठीक है ना। स्थानीय मान को अगर मैं जोड़ देता हूं, सभी को अगर मैं एक साथ जोड़ देता हूं तो 750, 3 53, यानी कि वापस यही संख्या बन गई। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, 7 100 पे है तो 7 गुणा 100, प्लस जोड़ना है तो प्लस लिखेंगे ना, 5 10 पे है तो 10 से गुणा, 3 इकाई पे है तो 1 से गुणा, और इन सब का जोड़ क्या आ जाएगा 753। अब यहां पे हमें ये लिखना नहीं देता है, हो भी सकता है आ भी जाए। ठीक है ना। आपको कह दे कि 753 को विस्तार करके लिखिए, यानी कि थोड़ा एक्सपेंड करके लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और आपको हो सकता है कि 753 देके ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन दे दे, कहे कि बताइए कौन सा रूप इसका एक्सपेंडेड रूप है, तो आपको बताना पड़ेगा फिर। ठीक है ना। दूसरा कैसे यूज होता है, जैसे मैंने एक संख्या ली XY, क्या संख्या ली मैंने, XY, और इसमें Y इकाई का अंक है और X दाई का अंक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा कि Y गुणा 1, Y गुणा 1। ठीक है। दूसरा X 10 गुणा X, और दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस Y, क्या हो जाएगा 10x प्लस Y। ठीक है ना, 10x प्लस Y हो जाएगा। तो XY का एक्सपेंडेड रूप कितना आया, 10x प्लस Y। ये चीज काम का आएगी, इसी चैप्टर में एक टाइप आएगी आपकी, 2 अंकों की एक संख्या, 2 डिजिट का एक नंबर, और उसके अंक आपस में पलट दें तो एक नई संख्या बनती है, एक नया नंबर बनता है। ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वहां आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि XY को 10x प्लस Y क्यों लिखते हैं, उसका कारण टोटली स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। 2 हो गई, एक जातीय मान, एक स्थानीय मान। और एक स्थानीय मान के बारे में हमें पता चला कि स्थानीय मान से जो वैल्यू लिखी जाती है उसको विस्तार करके लिखा जाता है, यानी कि एक्सपेंड करके लिखा जाता है। एक बात और बताता हूं, अभी 753 में 3 का जातीय मान 3 और 3 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू भी 3 है ना भाई। जातीय मान तो खुद होता है, तो 3 का 3, लेकिन पहले स्थान पे है, इकाई पे है, तो 1 से गुणा 3 की 1 से गुणा भी 3, यानी कि ये भी स्थानीय मान सेम है। और देख लो 529 में 9 का जातीय मान 9, स्थानीय मान भी 9। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर कोई संख्या के इकाई के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान निकालने के लिए बोले, किसका ध्यान देना इस बात पे, इकाई वाले स्थान का अगर जातीय और स्थानीय मान निकालना बोले तो वो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कह सकता है कि 3 के जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होगा, तो क्या होगा, दोनों सेम है। 3 में से 3 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब बगैर संख्या के दे सकता है,
भाई ये तो आप बता दोगे बगैर संख्या के। आपको कहेगा एक संख्या के इकाई के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान में कितना अंतर होगा, तो आप कहोगे दोनों सेम होंगे तो अंतर उनमें 0 होगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा अंकों से क्या बनते हैं भाई, हमारी बनती है संख्या। ये थोड़ा सा टॉपिक ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं संख्या की, यानी कि नंबर की। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं? सुना है आपने कभी? आपने बहुत बार पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर वगैरह, मतलब इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारी संख्याएं होती हैं। लेकिन असल में हमारे सामने दो तरह की संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक। इंग्लिश वाले भी लिख लो, इसे बोलते हैं रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या और इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसे रियल नंबर और इसे इमेजिनरी नंबर। और अगर आपसे पूछे कि ये दोनों किसके भाग होते हैं, तो आपको लिखा मिल सकता है संख्या अकेला भी मिल सकता है। दूसरा आपको क्या लिखा मिल सकता है इससे आगे, सेमिस्टर संख्या। ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा होता है हमारे सामने, सेमिस्टर, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्याएं भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला संख्या लिखा भी आ सकता है और सेमिस्टर संख्या भी लिखा आ सकता है। उसके दो भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अब आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होगी कि वास्तविक जो संख्या है और काल्पनिक में अंतर क्या है, ये जो चीज वास्तव में हमारे सामने है। दूसरा वो जो जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जिसे इमेजिन कर सकते हैं, वास्तव में उनका कोई वजूद नहीं होता। तो एक ये पढ़ते हैं क्योंकि बाकी सारा जो टिका हुआ है मैथ वो इस पे टिका हुआ है। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी हमारे काम की नहीं है, HSSC SSC में नहीं आती है, ना रेलवे में आती है। ठीक है, ये आती है ज़्यादातर टेक्निकल मैथ में। काल्पनिक संख्या को डिनोट करते हैं, लिखा जाता है छोटा i से, जिसे हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। आयोटा का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसका मान होता है -1, और आयोटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है √-1। अब देखो, आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? -2, पावर 2 का मतलब होता है 2 बार गुणा उसी की, -2 की 2 बार गुणा, कितना आया? 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4। लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो भी तो 2 गुणा 2 कितना आएगा? 4। यानी कि पावर 2 चाहे किसी की भी करो, प्लस की करो चाहे माइनस की, हमेशा रिजल्ट जो आता है, परिणाम जो आता है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि प्लस का आता है। लेकिन यहां पे क्या लिख सकता है? आयोटा स्क्वायर का मान कितना है? -1 है। अब ऐसा होता तो है नहीं, होता नहीं है तो सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, ये चीज वास्तव में नहीं होती है। समझ गए बात? दूसरा, ये बात भी आप पक्का लिख लेना कि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं लिखी जाती। जितने भी फार्मूले हैं उन पे अगर आप गौर करोगे, आगे हम ये बात डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जितने भी फार्मूले हैं उन पे अगर आप गौर करोगे ना, तो आपको प्लस या माइनस रूट के बाहर लिखा मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा कभी भी। तो याद रखना, रूट के अंदर हमेशा कैसी वैल्यू होती है भाई? रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, एक काल्पनिक संख्या है। अब ये बनाई क्यों? कि अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कि √33, -33, रूट में -33, तो क्या करोगे आप? आप करोगे 33 गुणा -1, लिख सकते हैं ना। अब 33 का रूट तो √33 ही रहेगा, लेकिन -1 अगर रूट में हो तो उसे क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √33 आयोटा। जैसे मैंने लिख दिया √16 -16, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं √16
16 गुणा में -1, 16 का रूट क्या होता है 4, लेकिन -1 के ऊपर तो रूट रह गया ना। अब उस रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो हम क्या लिखेंगे 4 आयोटा। अब जिसके सामने आयोटा लिखा हो ना, समझ लो वो संख्या काल्पनिक है, ये पूरी संख्या काल्पनिक है भाई, इसका वास्तव में कोई वजूद नहीं है। तो ये चीज डिनोट कर लेना बस कि इसको छोटा आई से डिनोट करते हैं, इसका नाम आयोटा है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 होती है। ठीक है ना, रख लोगे याद, इतना छोटी सी तो बात है, 3 बातें सारी हैं काल्पनिक संख्या में। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक वास्तविक संख्या। अब जितना भी हम पढ़ेंगे ना, जितना आपने आज तक पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा है, वो सारे किस में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। अब एडिंग डालो ऊपर, वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या भाई, वास्तविक यानी कि रियल नंबर। ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहां पे, ये रियल नंबर। रियल नंबर के भी कितने प्रकार का होता है, रियल नंबर हमारे सामने, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक अप्रिमेय और एक प्रीमेय। अब थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ जाना, क्योंकि आज तक आपके दिमाग में जो डाउट था ना, जैसे हम लिखते हैं कि वो संख्याएं जिन्हें बटे में लिखा जा सकता है वो प्रीमेय होती हैं, और वो संख्याएं जिन्हें बटे में नहीं लिखा जा सकता वो अप्रीमेय होती हैं। क्यों, मतलब क्या है इस बात का, वो समझाऊंगा मैं आपको। इसको हिंदी में बोलते हैं इरेशनल नंबर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वहां हिंदी बोल दिया शायद मैंने, इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या था हमारे पास, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। समझ रहे हो ये बात। अब आते हैं आगे, इसमें क्या पढ़ेंगे हम और इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव का एक ऐसा रूप, डेसिमल का एक ऐसा रूप जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अपुनरावर्ती संख्या, या दशमलव कह सकते हैं, अपुनरावर्ती दशमलव। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो नहीं आ गई सर, है ना सर, ये चीज़ तो नहीं आ गई अपुनरावर्ती। बताएंगे इसके बारे में भी, सुनो। जिसे हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आप कह सकते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन, अभी इंग्लिश में अगर किसी की स्पेलिंग गलत हो जाए ना तो ज़्यादा ध्यान मत देना, इंग्लिश थोड़ी ही गरीब है मेरी, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का हिंदी में मतलब होता है समाप्त होना। जो संख्याएं कभी समाप्त होती नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी समाप्त नहीं होती हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पूर्णांक, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे इसी का पुनरावर्ती दशमलव। पुनरावर्ती दशमलव यानी कि मैं कह सकता हूं टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं आप इसको इंग्लिश में, या फिर रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि दशमलव 2 तरह से आया हमारे पास, एक अपुनरावर्ती दशमलव, एक पुनरावर्ती दशमलव। तो इसका मतलब दशमलव के 2 भाग हैं, एक भाग इसमें पढ़ेंगे, एक भाग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार यही समझ लो कि ये क्या मतलब है दशमलव का, कि दशमलव 2 तरह का होता है, एक पुनरावर्ती वाला और एक अपुनरावर्ती वाला। यानी कि एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी नाम मैंने इस साइड भी लिख रखे हैं, लिख लेना इंग्लिश वाले, दूसरा भी लिख लेना, एक रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले। अब देखो आपके सामने आता है 2/5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
मैं इसको लिख सकता हूँ 0.4। मैंने एक लिखा 1.5, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब पॉइंट हटाऊंगा तो 15/10 और काट देंगे तो 5 दिए 3/2 लिख सकते हैं ना। अभी मैंने लिखा एक संख्या कि 0.33333 और कहाँ तक चली जाए, इन्फिनिटी तक चली जाए। इन्फिनिटी का मतलब ये रुके ना। अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि एक वो संख्याएं जो समाप्त हो जाती हैं कहीं ना कहीं जाके, एक वो जो समाप्त नहीं होती हैं। समाप्त ये भी नहीं होती हैं, लेकिन इनको समाप्त करने का एक तरीका है कि अगर कोई भी संख्या ऐसी हो जिसमें पॉइंट के बाद कोई चीज़ बार बार आती है, जैसे 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो 3 के ऊपर बार लगा दो, हो गई समाप्त। रोक दी ना हमने, इन्फिनिटी तक नहीं गई, रोक दी 0 पॉइंट। और इसको बटे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/3। कैसे लिखना है, बार हटाएंगे 3 के ऊपर से तो बटे में 9 आ जाएगा, और काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। पूरा डिटेल से इसके बाद एक चैप्टर आएगा हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, उसमें बताएंगे क्या कहानी है। यहाँ पे आप इतना ही समझ लो कि हाँ, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है ना, अब रिपीटिंग है तो रिपीट हो रही है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा कि भाई देखो, जो चीज़ समाप्त नहीं होती 2 तरह की होती है। एक तो मैं आपको लिख दूं 0.353535। आपने देखा कि समाप्त तो ये भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, रिपीट होता है। कौन रिपीट हो रहा है, 3 5, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 5 के ऊपर बार। एक ऐसी संख्या लिख दूं 0.4721236934 और ऐसे ही चलता रहे ना। तो ये समाप्त हो रही है, यानी कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो समाप्त हो रही है। दूसरा नॉन रिपीटिंग भी है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को पॉइंट हटा के बटे में कुछ नहीं लिख सकते। क्या आपको पता है किसके बटे में कितनी जीरो आएंगी? नहीं पता। बार लगा होता तो हम पता होता कि कितने 9 आ जाएंगे बटे में, अब ये भी नहीं पता। कहने का मतलब जो संख्याएं दशमलव के बाद ना तो खत्म होती हैं और जो संख्याएं दशमलव के बाद ना रिपीट होती हैं, उनको बटे में नहीं लिखा जा सकता। अब समझ में आया कि मैथ में ऐसा क्यों लिखा होता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q यानी कि बटे में लिखा जा सकता है, और वो तो होती हैं प्रीमे, और जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता वो कौन सी होती हैं, अप्रीमे होती हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि 1.5 इसको बटे में लिखा 3/2, 0.3 1/3। इसका भी क्या आ जाएगा, बार हटाएंगे तो 35 लिखा, बटे में 2 9 आ जाएंगे। कहने का मतलब बटे में लिखा गया ना, लेकिन इसको बटे में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये पॉइंट के बाद ना खत्म होती है और ना कोई चीज रिपीट होती है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, अपुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब किसी चीज का बार बार आना, इसमें किसी चीज का बार बार आना नहीं होता है। तो इसका मतलब यह दशमलव 2 तरह का होता है। समझ गए होगे बात? एक वो दशमलव जो समाप्त हो जाते हैं, एक वो दशमलव जो समाप्त नहीं होते हैं। अब प्रीमे में क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक, इंग्लिश में नहीं बताया, इंटीजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर। और एक पुनरावर्ती यानी कि जिसको बटे में लिखा जा सकता है। दूसरा एक वो जिनको बटे में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे। समझ गए होगे बात? तो ये अलग से उतार लेना ताकि आपका ये सब क्लियर रहे। काम तो इन दोनों से ही चल जाता, काम इन दोनों से चल जाता, लेकिन ये टॉपिक भी समझाना जरूरी है, इसलिए मैंने इनको अपनी तरह से बांट रखा है। जैसे मेरे समझ में आया मैंने वैसे ही बांट रखा है। पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है ना? कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग? अब आपको पता है 2 लिखा तो हर चीज के बटे में 1 लिखा जा सकता है। सही बात है, 1 बटे में लिखा जा सकता है, तो बटे की फॉर्म होगी कि नहीं होगी? 1.5 लिखा तो इसको भी बटे में लिखा जा सकता है पॉइंट हटा के। 0.333 लिखा, अभी मैंने देखा इसको भी बटे में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीजें किस में आती हैं, प्रीमे संख्या में। अब वो कौन सी संख्या है जो समाप्त नहीं होती, रिपीट नहीं होती? तो याद रखो, एक तो उदाहरण के लिए वो रूट की सारी वैल्यू होती हैं, जैसे √2 लिख दिया, √3 लिख दिया। √4 मत लिखना भाई,
गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 2 के बटे में क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रूट यानी कि वर्गमूल की सारी वैल्यू होती हैं, सिर्फ उनको छोड़ के जो पूरा एक वर्ग होती हैं कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपने एक तो लिखा कि रूट की जितनी भी वैल्यू हैं उनका कोई मान नहीं होता, कहीं नहीं रुकती वो, और ना उनमें रिपीट होता है। जैसे √2 का मान आपने पढ़ा होगा 1.414 होता है, लेकिन ये सिर्फ 3 डिजिट तक होता है, इससे आगे भी इन्फिनिटी तक चलता रहता है और ना रिपीट होता है, तो इसको बटे में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। समझ गए बात। ऐसे ही √3, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9 मत लिखना, 10, 11 करके 16 मत लिखना, 25 मत लिखना, ये चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि आप इसमें एक तो क्या पढ़ेंगे, सारी रूट की वैल्यू किनको छोड़ के, जो पूरा एक वर्ग है उनको छोड़ के। दूसरा, ये पहला था। दूसरा इसमें आता है पाई। दूसरा इसमें क्या आता है, पाई आता है। अब आप कहेंगे कि पाई का मान 22/7 और बटे में लिख दिया सर, ये तो है ना। या फिर आप कहेंगे कि 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो 314/100 लिखा जाएगा। यही बात होगी। आपने पढ़ा है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास का NCERT का मैथ उठा के देखना जिसमें पाई का यूज हो, सर्कल वाले क्वेश्चन हो, वहाँ पे क्वेश्चन के साथ लिखा होता है कि पाई का मान 22/7 लीजिए। अब अगर आप सोचो पाई का मान 22/7 होता तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक है ना, नहीं होती बिल्कुल भी ज़रूरत। अब मैं बताता हूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई जो है वो किसके बराबर नहीं होता है, 22/7 के। इसलिए पाई जो होता है ना वो तो एक अप्रिमे इरेशनल नंबर होता है, और 22/7 जो होता है ना वो एक प्रीमे संख्या होती है। एक संख्या तो अप्रिमे है, एक प्रीमे है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। लेते क्यों है, क्योंकि पाई का मान 22/7 के बिल्कुल नज़दीक होता है, इसलिए हम पाई का मान क्या ले लेते हैं, हम पाई का मान ले लेते हैं 22/7। समझ रहे हो ना ये बात। अभी पाई का मान 22/7 नहीं होता है, तो इसका मतलब पाई अप्रिमेय संख्या है और 22/7 एक प्रीमेय संख्या है। अब बारी आती है 3.14 की, कि ये क्या कहानी है सर, है ना। अब 3.14 में आप जब 22 को 7 से भाग दोगे तो ऐसा आता है, लेकिन 22 को 7 से भाग दोगे तो वो 2 डिजिट पे नहीं रुकता है। लेकिन हमें पढ़ाते हैं कि दशमलव के बाद अगर ज़्यादा लंबा भाग जाए तो आप सिर्फ 2 अंकों तक ले लीजिए। सिर्फ वही कहानी है ये कि 2 अंकों तक लेके छोड़ दिया, बाकी लंबा चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये भी कौन सी संख्या होगी, ये भी हमारे पास प्रीमेय संख्या होगी। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं पाई एक अप्रीमेय संख्या है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा, पाई में से अगर मैं 22/7 घटा दूं तो क्या आंसर आएगा। ये भी HSSC का एक पेपर था, शायद कोई सीटेट स्टेट था शायद। उस वक्त क्या क्वेश्चन है कि पाई में से 22/7 घटाया तो क्या आएगा। अगर आपको आपने ये मान रखा है कि पाई का मान भी 22/7 होता है और आगे भी 22/7 लिख रखा है, तो दोनों कट के 0 आ जाएगा, और पहले ही ऑप्शन में 0 था। पहले ही ऑप्शन में क्या था, 0 था, इसलिए क्या पता चला आपको कि 0 आंसर आ गया। लेकिन ये गलत है, अगर इसको 0 लिखोगे तो ये गलत है। मैंने अभी बताया कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, इसके नज़दीक होता है। दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो 0 नहीं आएगा। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, चौथे ऑप्शन में लिखा था इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन दे दिया 1, तीसरा ऑप्शन में भी कुछ 2 वगैरह लिख दिया, चौथे में लिख दिया इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात थी कि इसका मान 22/7 होता है, घटाना भी 22/7 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो ये जो आंसर है वो गलत है। दूसरा,
22/7 कौन सी संख्या है, ये भी एक बार पेपर में पूछा गया। अब दिमाग में क्या होता है ना, बचपन से हमने पढ़ लिया कि 22/7 पाई होता है। अब पाई किसी ने बता दिया कि अप्रिमेय संख्या होती है, तो एक पेपर में पूछा गया 22/7 कौन सी संख्या है, तो सीधा निशान लगा दिया अप्रिमेय, क्योंकि पाई अप्रिमेय होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 क्वेश्चन बनेंगे, पाई अप्रिमेय संख्या, 22/7 प्रीमेय संख्या, और पाई में से 22/7 घटाओगे तो 0 नहीं आएगा। याद रखना ये तीनों बातें, ये बातें हमारे पास अप्रीमेय संख्या में। अब बात करते हैं हम प्रीमेय संख्या की। पुनरावर्ती, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं पता चल गया आपको, बाकी जो बच गए वो सारे टर्मिनेटिंग होते हैं। अब बात आती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर की। अब हमारा जो हेडिंग है वो क्या डाल लो आप, पूर्णांक डाल लो भाई। पूर्णांक यानी कि इंटीजर डाल लो, ठीक है ना, इंटीजर डालो पूर्णांक। पूर्णांक कितने तरह का होता है, इंटीजर के कितने प्रकार होते हैं। इंटीजर एक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और एक होता है जीरो। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या माइनस का क्या प्लस का, ठीक है ना। तो हमारे पास पूर्णांक कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और एक क्या होता है जीरो। जीरो सिर्फ पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। धनात्मक कौन से होते हैं भाई, धनात्मक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। ऋणात्मक कौन से होते हैं, ऋणात्मक होते हैं हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 और कहां तक भाई, माइनस का इन्फिनिटी तक। मैंने सोचा कभी धनात्मक और ऋणात्मक आपस में उल्टे तो नहीं लिख रखे हैं, धनात्मक के नीचे धनात्मक और ऋणात्मक के नीचे ऋणात्मक लिखा है कि नहीं। देखो अभी ये चीज होती है हमारे पास, और एक क्या रहेगा बीच में, जीरो। नंबर लाइन तो आपने बहुत बार पढ़ी होगी ना, बीच में जीरो होता है, इस साइड 1 2 3 करके क्या होते हैं, सारे प्लस के होते हैं, और जीरो से इस साइड क्या होता है, -1 -2 -3, ठीक है। हाँ, ये सारा का सारा क्या होता है हमारे पास, ये पूर्णांक ही होते हैं। अब पूर्णांक और दशमलव में फर्क क्या था, ये बात समझिए। दशमलव में आप कुछ भी लिख सकते हैं, दशमलव का मतलब 12 लिख दिया तो 0 लिख सकते हैं ना, 0.0। लेकिन पूर्णांक इंटीजर एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी पूरी होती है, वो आधी अधूरी नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा 1, और 1 के बाद जो पूर्णांक है ना वो 2 है। 1 के बाद कौन सा पूर्णांक है, 2 है। इसके बीच की जितनी संख्या है ना, 1.1 1.2 1.3 1.4, ये सारी पूर्णांक में नहीं आती, ये सारी किस में आती हैं, दशमलव में आती हैं। लेकिन एक दशमलव में तो आता है लेकिन वो पूर्णांक भी है। ये दशमलव में आते हैं लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अभी नाम से पता चलेगा आपको, पूर्ण अंक, जो पूरा पूरा हो, ठीक है ना, पूरा पूरा हो। अब 1 के बाद कंप्लीट कौन है, 2 है। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू लिखेंगे तो वो कंप्लीट थोड़ी है, वो ना तो पूरा 1 है ना पूरा 2 है, ठीक है ना। तो 1 के बाद डायरेक्ट कौन सा पूर्णांक आता है, 2 आता है। 2 के बाद डायरेक्ट 3 पूर्णांक आता है। क्योंकि एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन था कि 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं, तो इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता। 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला कि कितने पूर्णांक होते हैं, तो आप कहोगे 0, कोई पूर्णांक नहीं होता। दूसरा मैं कह दूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। अब संख्या तो पूर्णांक भी और दशमलव सारी होती हैं, कितने नंबर होते हैं। इंटीजर पूछे, अगर आपके इनके बीच में इंटीजर पूछे तो कोई नहीं होता। अगर आपसे ये पूछे कि नंबर कितने होते हैं, तो 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके इन्फिनिटी।
यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तो होता ही है, 1 और 2 के बीच में भी एक इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। अब 1.12 करके कितने भी लिख सकते हैं। अब क्या है, 1 के आगे पॉइंट लग के गिनती शुरू होगी, 1 2 3 4 5, और गिनती तो कितनी भी लंबी लिखी जा सकती है पॉइंट लगा के। तो अगर आपसे पूछे 1 और 2 के बीच में इंटीजर पूर्णांक कितने हैं, तो कोई नहीं है। अगर संख्याएं पूछे तो इन्फिनिटी है। कितनी है भाई, इन्फिनिटी है। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। अब ये चीजें ना ऐसी होती हैं जो आपको जल्दी से पढ़ाई नहीं जाती हैं, पेपर में आ जाती हैं तो आपको लगता है पेपर बाहर से आ गया, लेकिन है कहाँ से, बिल्कुल बेसिक सी बातें होती हैं। चौथी और पांचवी क्लास की, चौथी और पांचवी क्लास में होती हैं सारी चीजें, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पे लिख रखा था, एक बार फिर लिख लेता हूँ, गलती से मिटा दिया। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये बात आई समझ में। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण अंक होते हैं। ये धनात्मक होते हैं और ये ऋणात्मक होते हैं। अब ध्यान से देखो, इन्हीं को कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर मैं आपसे प्राकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यही होते हैं प्राकृत संख्या। अगर मैं परिभाषा यानी कि डेफिनेशन दूं ना आपको, तो क्या कह सकता हूं, धनात्मक पूर्णांक का एक समूह क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। यानी कि ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड नेचुरल नंबर। और ये सीधा डायरेक्ट पूछा गया एक बार अचटेट में कि धनात्मक संख्याओं के, धनात्मक संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक के समूह को और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक के समूह को और प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखना ये बात, ठीक है ना। अगर मैं इनके साथ 0 भी ऐड कर लेता हूं, इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 कहां तक, इन्फिनिटी तक तो था ही, साथ में क्या आ गया, 0 भी आ गया। और ये 0 आने के बाद ये नया सेट बना जिसका नाम रखा पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या नाम रखा भाई इसका, होल नंबर नाम रखा इसका, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। समझ रहे हो बात। अब आपके सामने आई, प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से, लेकिन इनके साथ 0 भी मिला दे तो पूर्ण संख्या। अब इसको प्राकृत और पूर्ण नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, सुनो, याद रह जाएगा। आपको पता है 0 का आविष्कार किसने किया, सभी ने बताया होगा, आर्यभट्ट, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे यही बात पूछ लूं कि 1 किसने खोजा, 1 की खोज किसने करी, आविष्कार किसने किया, आपके दिमाग में आया कभी कि 1 किसने खोजा, आप कहोगे नहीं पता, 2 नहीं पता, 3 नहीं पता। और जिसका हमें नहीं पता होता ना, वो चीज़ हम किसके भरोसे छोड़ देते हैं, भगवान के। और साइंस में जो भगवान बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रकृति यानी कि नेचर। तो यानी कि जो चीज़ें हमें नहीं पता वो हम मान लेते हैं कि वो प्राकृतिक हैं, वो नेचुरल हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, प्राकृत संख्याएं। और 0 इनमें क्यों नहीं होता, क्योंकि 0 का हमें पता है कि आर्यभट्ट ने दिया था, वो प्राकृतिक नहीं है। और जब जैसे 0 इसके साथ मिलता है, तो शुरुआत की बात मैं आपको बताऊं कि 0 आने से पहले गिनती बहुत ही मुश्किल होती थी भाई। वो अलग वीडियो बनाएंगे एक दिन, गिनती का इतिहास बताएंगे आपको कि गिनती कहाँ कहाँ से मिली, किस किस रूप में मिली, फिर किसने आके गिनती को बदल के रख दिया। क्योंकि मैथ जो है, मैथ में भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है। भारत ने गिनती का बिल्कुल स्वरूप बदल के, मैथ का, गिनती का नहीं, मैं कहूँगा मैथ का, आर्यभट्ट ने मैथ का बिल्कुल स्वरूप बदल के रख दिया था भाई। क्या देके, 0 आने के बाद हर एक मैथ वाले को लगने लगा कि हाँ, आज गिनती जो है वो पूरी हो गई। अब गिनती पूरी होगी तो इसका मतलब इनका नाम घेर दिया पूर्ण संख्या, होल का मतलब क्या होता है, सारा, होल नंबर। अब संख्याएं सारी होगी भाई, ठीक है ना। तो प्राकृतिक क्यों नाम पड़ा इनका, क्योंकि ये प्रकृति ने दी है हमें, और 0 प्रकृति ने नहीं दिया है, इसलिए 0 को बाद में शामिल किया गया। तो दूसरा सेट क्या बना, प्राकृतिक संख्याएं तो पहले से चली आ रही हैं, लेकिन जो बाद में बनी वो कौन सी बनी, वो बनी पूर्ण संख्या। किसके आने के बाद, 0 आने के बाद। पूर्ण क्यों बनी, क्योंकि यहाँ की गिनती पूरी हो गई थी, होल का मतलब सारी आ गई थी, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इससे आगे। अब आता है हमारे पास, यही लिखता हूं मैं,
पूर्णांक यानी कि इंटीजर। जब सभी इंटीजर को देखा गया ना तो हमें पता है जीरो से इस साइड प्लस 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 और कहाँ तक आ गया भाई, माइनस का इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब किसी ने गौर कर लिया कि इसमें एक छोड़ के एक संख्या ऐसी आ जाती है जो 2 से भाग हो जाती है। ठीक है ना, जो किससे भाग हो जाती है, 2 से। और हमने ये पढ़ा कि इससे आगे वाले जो होते हैं ना वो सारे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जिनका दूसरा नाम है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ये बात हमने अभी पढ़ी। ठीक है ना, 2 3 छोड़ के 4 5 छोड़ के 6 2 से भाग हो जाती है। तो इस आधार पे संख्याओं के यानी कि पूर्णांक के 2 भाग बना दिए, एक सम और एक विषम, यानी कि इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है ना, इवन नंबर और ओड नंबर। अब इवन नंबर यहां पे बात आती है कि हम सम पूर्णांक लिखें, ठीक है, या सम प्राकृत लिखें। अगर आप एनसीईआरटी का कोई मैथ लिखोगे देखोगे ना तो उसमें सम संख्या नहीं लिखा मिलेगा आपको लिखा मिलेगा सम पूर्णांक या सम प्राकृत संख्याएं। क्योंकि पूर्णांक का मतलब है इंटीजर का मतलब इवन इंटीजर या इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर का मतलब है प्लस और माइनस के दोनों। वो माइनस का 2 भी सम यानी कि इवन इंटीजर है, सम पूर्णांक है, और प्लस का 2 भी सम पूर्णांक है यानी कि इवन इंटीजर है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सिर्फ प्राकृत संख्याओं की जो कहां से स्टार्ट होती हैं 1 से, और वो सिर्फ प्लस वाली होती हैं, इसलिए अगर मैं प्राकृत संख्याओं की बात करूंगा तो 2 4 6 होते हैं। लेकिन आजकल एक चीज ट्रेंड में चल रही है कि अगर आपको डायरेक्ट संख्या लिखा मिल जाए, आपको लिखा मिल जाए सम संख्या, तो वो जो सम संख्या होती है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर देती है, प्राकृत को। तो अगर आपको कहीं भी सम संख्या अकेला लिखा मिले तो आप उसको क्या समझ लोगे, प्राकृत संख्या। ये लिखने में चीज़ तो है थोड़ी सी गलत, लेकिन आजकल यही चल रहा है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो पेपर आते हैं उनमें ऐसा लिख देता है कई बार, और हमें तो नंबर लेना है, नौकरी लगना है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं ये गलत ठीक है, तो हम सीधा बता देता हूँ कि अकेला सम संख्या लिखा हो तो वो क्या होता है, प्राकृत को। लेकिन अगर पूर्णांक लिख दे तो प्लस माइनस के सारे होते हैं। कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर -6 -4 -2 0 2 4 6 8 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो याद रखना जीरो भी क्या है, जीरो सम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम संख्या का मतलब है प्राकृत, और प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं आता। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि सम पूर्णांक इवन इंटीजर, तो हाँ जीरो एक इवन इंटीजर है। जीरो क्या है भाई, एक इवन इंटीजर यानी कि सम पूर्णांक है। याद रखना जीरो सम पूर्णांक है, सम प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की स्टार्टिंग कहां से होती है, ये होती है हमारे पास 1 से। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे सम और विषम का क्या कहानी है। अब एक लिखूं माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 -3 -1 प्लस का 1 3 5 7 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये सारे होते हैं, ये होते हैं पूर्णांक। लेकिन प्राकृत संख्याओं की बात करें तो आप इससे आगे चलना, इससे कहाँ चलना, आगे। अगर आपसे पूछे सम संख्या या सम प्राकृत संख्या, इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर, तो वो 2 4 6 8 शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से। अगर मैं आपसे पूछूं विषम संख्या या विषम प्राकृत संख्या, ओड नेचुरल नंबर या फिर ओड नंबर बोले डायरेक्ट, तो 1 3 5 7 लिखोगे आप। यह था सम और विषम। अब हमने एक चीज पढ़ी है प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा है हमने, प्राकृत संख्या। लास्ट बात आ गई भाई, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि अभाज्य और भाज्य कहां रहेगी, है ना। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, 2 क्या,
तीन कहो। एक होता है हमारे पास भाज्य और एक अभाज्य और एक होता है एक। और ये जो क्वेश्चन है ना पेपर में एसएससी ने भी पूछ लिया 2-3 बार, 1-2 बार रेलवे ने भी पूछ लिया, अब बारी है एचएसएससी की, शायद पूछ ले। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य हिंदी में बोलते हैं प्राइम नंबर, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इसको क्या बोलते हैं भाई, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है, एक भाज्य और अभाज्य में से क्या है, तो एक ना भाज्य है ना अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 इज नाइदर ए कंपोजिट नंबर नोर ए प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो संख्याएं खुद को और एक को छोड़ के किसी से भाग ना जाएं, वो होते हैं सारी अभाज्य संख्याएं। तो अब देखो, एक जो है वो एक से भी भाग होता है और एक जो है वो खुद से भी भाग होता है, तो फिर एक को शामिल क्यों नहीं किया जाता, शुरुआत 2 से क्यों होती है। असल में इसकी जो मेन परिभाषा होती है ना, जिसकी जो मेन डेफिनेशन होती है वो ये होती है, एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। और वो 2 फैक्टर भी बताए हैं उसने, कौन कौन से होने चाहिए। पहला होना चाहिए वो खुद और दूसरा होना चाहिए एक। कहने का अर्थ केवल और केवल लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना एक से ज्यादा होने चाहिए ना एक से कम। लेकिन एक के देखोगे तो खुद भी वो एक है और एक भी एक है, तो इसका केवल एक ही तो फैक्टर हुआ। और इसने कहा केवल और केवल 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब 2 को ले लो, 2 का एक फैक्टर तो एक होता है, एक 2 भी होता है, तो केवल 2 ही तो बचे। और वो कौन है, एक खुद और एक एक, इसलिए एक को शामिल नहीं किया जाता। 3 को ले लो, 1 और 3, 4 को ले लो, 1, 2 और 4, इसके 3 हो गए, इसके 3 हो गए, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं है। तो अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7। और मैं आपको ये बता दूं, आगे लिखते रहना, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं भाई, 25 होती हैं। कितनी होती हैं हमारे पास, 25 होती हैं। ठीक है ना। और लिख के देखना, खुद से लिख के देखना, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होती है। अगर नहीं पता चले तो आजकल सभी के पास नेट होता है, मार लेना सर्च और मिला लेना कि ठीक है या गलती, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। भाज्य संख्याएं, यही डेफिनेशन को थोड़ा सा बदल के लिख दो, जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है ना। अब आपके सामने आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 5 में गिनोगे, लिख लो 1 से 50 तक 15, 1 से लेकर 100 तक 25। अब एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 है, वो कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। आप इस चीज को ना एक बार में समझ में नहीं आएंगी, मुझे भी पता है। वीडियो को 2-3 बार देखो, मैं तो कहता हूँ एक बार देखो वीडियो को, लिख लो। ठीक है, फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती, अपने दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है। जब तक आप हाथ से काम नहीं करोगे, जब तक आप लिखो नहींगे, तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।